एजुकेशन रिसर्च से। और आज हमारे सामने डॉक्टर मिथिलेश चौबे सर बैठे हुए हैं। आज हम इनसे आज प्रश्न करते हैं, आज कुछ इनसे हम जानकारियाँ चाहते हैं कि सिर दर्द की जो समस्या है वो काफ़ी अभी जो है सिर दर्द की समस्या हो रही है। तो इलेक्ट्रो होम्योपैथ में जो नए चिकित्सक जो लोग हैं वो जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ से ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो उनको काफ़ी समस्या आ रही है। उनको समझ में नहीं आता है कि सिर दर्द की जो समस्या है तो इसे हम कैसे पहचाने कि किस टेम्परामेंट के पेशेंट हैं, इनको कौन सी दवा देनी चाहिए, कौन सी डाइल्यूशन देनी चाहिए। ये काफ़ी समस्या जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथ वाले सभी चिकित्सकों को आ रही है। सर हमें थोड़ा सा ये समझाने की कोशिश करें कि इनको कैसे और कौन सी दवा दें। मैंने सभी चिकित्सकों को या पुराने चिकित्सक को छोड़ करके जो नए चिकित्सक हैं, नए चिकित्सक हैं, जो पुराने को तो है थोड़ा सा, लेकिन जो नए चिकित्सक हैं उनको ज़्यादा समस्या आ रही है। क्योंकि जो बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि डाइल्यूशन 3 दीजिए, डाइल्यूशन 2 दीजिए, उनको कंफ्यूज हो जाते हैं वो काफ़ी कि आखिर कौन सा डाइल्यूशन हम चलाएं। ठीक है, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। हेडेक, माइग्रेन, हेडेक और माइग्रेन पर जो है आपने सवाल किया है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो पद्धति है, पहले इसको समझने की आवश्यकता। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का जो सिद्धांत है उसको समझने की आवश्यकता। टेम्परामेंट पर बात आपने किया तो किसी भी दवा को जब दिया जाता है तो सबसे पहले क्या किया जाता है कि प्राकृत को समझना पड़ता है कि उसकी प्राकृत है क्या। जो मरीज है उसकी प्राकृत क्या है, वो किस प्राकृत का रोगी है। अगर उतना समझ में भी नहीं आता है, अगर मान लीजिए किसी चिकित्सकों को, चूंकि चिकित्सा पद्धति को आसान बनाना हमारा उद्देश्य है जी, तो उसको अगर इतना समझ में नहीं आता है तो कम से कम इतना तो समझ में आनी चाहिए कि भाई उसको खांसी के चलते दर्द है, कफ के चलते दर्द है, पेट की अगर समस्या है तो पेट में गैस बन रहा हो, उसके लीवर में किसी प्रकार की समस्या हो, उसको बढ़िया नींद नहीं आ रही हो, वो बहुत ज़्यादा सोच रहा हो, वो इस बात से ज़्यादा परेशान है कि बाप रे बाप सर में दर्द है, तो सबसे पहले कम से कम ये बात तो समझ, कहीं बुखार से तो उसको सर दर्द नहीं हो रहा है, उसको बार बार सर दर्द की समस्या है, रेगुलर बनी रहती है सर दर्द। इस पर भी जो अगर, चूंकि आपके जो भी यहाँ छात्र हैं उन सबके बीच में जो है ये आपने प्रश्न किया है, तो मैं आप सबको भी यह बताना चाह रहा हूँ, समझाना चाह रहा हूँ कि ये तो कम से कम समझ में आनी चाहिए कि भाई उसको समस्या वास्तव में किस रूप में है। उतना भी नहीं समझ में आएगा तो उसकी भी जो है एक चमत्कारिक मैं कॉम्बिनेशन बता दूंगा जिससे कि फायदा करना ही करना है, नहीं करने का कोई सवाल नहीं है, रोग ठीक होना ही होना है, नहीं करने का कोई सवाल नहीं है। इलेक्ट्रो होम्योपैथिक में सर दर्द का सफल चिकित्सा, लगभग 40 साल पुराना सर दर्द का इलाज हमने किया है और मरीज स्वस्थ हुआ है। स्वाभाविक बात है कि हम लोगों की थोड़ा सा आदत नहीं है कि किसी से गवाही करें, लेकिन अब लगता है कि इस टाइप का करना पड़ेगा। तो जो पेशेंट ठीक हो, हाँ, उनसे जो है जानकारी लेना, लोगों को बताना, उनसे फीडबैक लेकर के लोगों को प्रचारित करना। लेकिन ये आप सब भी, चूंकि आप सब भी जब प्रैक्टिस करेंगे तो आप सबको भी ये सब चीज पता चलेगा। देखिए क्या है कि सबसे पहले अगर रस प्राकृत की अगर कोई समस्या है तो सर दर्द का लिम्फेटिकों को शुद्ध करने के लिए, लिम्फ को शुद्ध करने के लिए एस्क्रोफलोस ग्रुप होता है। अब एस्क्रोफलोसो ग्रुप में एस2 जो मेडिसिन है, कौन सा मेडिसिन है? एस2 मेडिसिन और एस3 मेडिसिन है और एस11 मेडिसिन है। देखिए अंतर क्या है, जैसे एस2 मैंने इसलिए कहा क्योंकि वो यूरेथ्रा पर काम करता है, मतलब जो मूत्र संस्थान की नालियां हैं उन पर काम करता है। दूसरा नंबर चीज कि अगर एस्क्रोफलोसो ग्रुप का है
तो लसिका शोधन का काम करेगा। अब रह गया कि S3 की बात कर ली जाए तो S3 का क्या है, सेंसरी नर्व सिस्टम जो होता है, संवेदन की जहां बात आती है, तो सेंसरी नर्व सिस्टम पर वह काम करता है। नाड़ी तंत्र को समझना होगा। हमारे क्लास में नाड़ी तंत्र के बारे में किस तरीके से जो है रीढ़ की हड्डी, किस तरीके से मस्तिष्क, किस तरीके से तंत्रिका तंत्र काम करता है, एक दूसरे को कैसे सूचना पहुंचाता है और इसका क्या क्या काम है, ये आप दूसरे वीडियो में देख लीजिएगा। यह बनाया हुआ है और अपलोड भी किया गया। अगर इस पर हम लोग काम आगे बात करेंगे तो आगे भी कभी ऐसा मौका आएगा तो और विस्तृत रूप से मैं वीडियो बना करके आप सबको हम समझाने का प्रयास करेंगे। देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि मैंने क्या बताया कि सेंसेटिव माने संवेदन, तो सेंसेटिव नर्वस सिस्टम पर काम करती है S3 मेडिसिन। कौन सी मेडिसिन? S3 मेडिसिन लसिका शोधन का काम करेगी। तो S3 और जब हम दे रहे हैं तो हम क्या उसके साथ दे देंगे कि S3 और S2 का कॉम्बिनेशन सिंगल कंपाउंड मेडिसिन में S5 आता है। अब S5 को दे देने से क्या होगा कि सर दर्द, अगर पेट में गैस बनने से, लीवर की समस्या से, कमजोरी से अगर होती हो तो भी काम करेगा, और सेंसेटिव नर्वस सिस्टम से भी अगर किसी प्रकार की समस्या होगी तो उसमें भी काम करेगा। तो S3 भी हम दे सकते हैं सिंगल रेमेडीज, लेकिन हम क्या करेंगे, हम S5 का प्रयोग करते हैं। और किसी किसी स्थिति में प्राकृतिक को, चूंकि नए प्रैक्टिशनर है आप सब, तो नए प्रैक्टिशनरों को यह समझना होगा क्विक रिजल्ट चाहिए पेशेंट के साथ। पेशेंट के साथ क्या चाहिए? देखिए, S1 और S2 एक्यूट डिजीज, तीव्र बीमारी, धनात्मक स्थिति, इस स्थिति में जो है ये प्रयोग किया जाता है। लेकिन S3 क्या है, थोड़ा सा उससे क्या होता है, उससे थोड़ा सा तीव्रता में कम होती है, इसकी तीव्रता अधिक नहीं होती। तो S3 और S2 का कॉम्बिनेशन जब हम लेते हैं तो S5 मेडिसिन बन करके तैयार होता है, जो कि आपको मॉडर्न प्रैक्टिस ऑफ मटेरिया मेडिका जो है, जो अत्याधुनिक तरीके के जो कॉम्बिनेशन लेकर के मेडिसिन बनाए जाते हैं उसमें दिया जाता है। तो प्रयोग करना है आपको, आप चाहें तो S3 का भी प्रयोग कर सकते हैं, आप चाहें तो उसकी स्थिति को देख करके उसमें S5 डाल दें, चूंकि मैं सबसे अधिक S5 का प्रयोग करता हूं। अब वेगस नर्वस सिस्टम को भी हम लोग ले लेते हैं इसमें। तो क्या है कि वेगस नर्वस सिस्टम की मेडिसिन कौन सी है, तो S11 है। S11 नंबर की जो मेडिसिन है वह वेगस पर काम करती है। और वेगस क्या है, मतलब क्या है, वेगस की खाली तंत्रिका तंत्र पर काम नहीं करता, इससे जुड़े हुए जितने भी तंत्र है, क्या है, लीवर पे भी काम करेगा, पेट के गैस्ट्रिक सिस्टम पर भी काम करेगा, तो जूस निकालने वाला जो आपके शरीर के अंग हैं, जो पार्ट्स हैं, उस पर भी काम करेगा, चयापचय क्रिया पर भी काम करेगा, पाचन तंत्र को भी मजबूत करेगा। और S11 का मुख्य कार्य क्या है, वेगस होने के साथ मतलब आपके पाचन तंत्र को, आपके शरीर के बहुत सारे ऐसे प्रणाली है उसको चुस्त दुरुस्त करता है, मजबूत करता है, जिसके चलते आपको वोमिटिंग की जो समस्या आती है, हेडेक की जो समस्या आती है, गैस फॉर्म करने की समस्या आती है, जो मस्तिष्क में चढ़ जाता है, तो आपको यात्रा के दरमियान भी अगर वोमिटिंग उल्टी होता हो, यात्रा करती हैं चाहे ट्रेन से या बस से या नाव में चढ़ के जाने से, तो उस कंडीशन में भी वैसे पेशेंट को आप दे सकते हैं। तो गैस जो फॉर्म करता है, वेगस नर्वस सिस्टम को भी जो है क्या करता है, ये अब मजबूत करता है, अच्छा करता है, स्वास्थ्य प्रदान करता है। इससे भी जो है, जो हेडेक होता है, जो मस्तिष्क में दर्द होती है, माथे का दर्द होता है, माइग्रेन की जो समस्या होती है, आधा सीसी का जो दर्द होता है, वो क्या होगा, समाप्त होगा। टाइम पर भी अगर आपको कितना सर दर्द होता है जो टाइम से आता है, उसको भी क्या करेगा कि उसकी आदत को भी समाप्त करेगा,
उसकी आदत को भी क्या कर देगा, ये समाप्त कर देगा। जैसे अक्सर 4 बजे के बाद लोग बोलते हैं कि सर में दर्द होता है। सर दर्द होता है जी। तो इसकी समस्या भी जो है, चूंकि पेट से संबंधित, किडनी से संबंधित, यूरिन से संबंधित उनकी समस्याएं होती है। तो उनका गतिशील, वेगस का मतलब क्या होता है, उनका जो बीमारी होता है गतिशील अवस्था में होती है, यानी कि उनका शरीर की वायु तंत्र जो है सही नहीं है। और शरीर की वायु तंत्र कैसे सही रहेगी, पाचन तंत्र आपका सही नहीं रहेगा तो वायु तंत्र सही होने की कोई सवाल ही पैदा नहीं होती है। तो इसलिए ACE11 आप सभी नए हैं, इस सबको जोड़ लीजिए। आप 30 ml का या 10 ml का डिस्टिल वाटर ले लीजिए। एक बढ़िया सा ग्लास की शीशी में, मतलब शीशा के शीशी में ही जो है आप 10 ml वाटर ले लीजिए, पानी ले लीजिए, उसमें ACE5 डाल दीजिए। उसमें कितना मात्रा में, 10 से 12 बूंद, 15 बूंद, कितना 15 बूंद तक, मतलब ध्यान रखना है मैक्सिमम 15 बूंद से ज्यादा नहीं डालना है। समानता रूप में लेना है, जो भी मेडिसिन की मैं बात अभी कर रहा हूं। अगर 10 बूंद लेना है आपको ACE5 तो 10 ही बूंद लेना है, ACE11 माने 11, समान रूप से इक्वल लेना है। इतना ही नहीं, अब देखिए आपको ये भी ध्यान देना है। ये तो हो गया, अब कहीं उस पेशेंट को देखना है खांसी तो नहीं है, कफ जमा तो नहीं है। तो जमे हुए स्थिति में P2 को कैसे देना है, या कफ निकल रहा है तो कफ को बाहर निकालने के लिए P1 का इस्तेमाल कैसे करना है। इस चीज को पेट्रोलियम ग्रुप का P1 या P2, स्थिति को देख लीजिए कि उसका स्थिति क्या है, खांसी है या नहीं है तो उस पर बात करिए, अगर नहीं है तो उस पर बात करने की आवश्यकता नहीं। और टिश्यू रिमेडीज जो होते हैं, सेल रिमेडीज होते हैं आपको कैंसरसो ग्रुप, तो उसमें क्या करना है कि आपका माइग्रेन की जो समस्या होगी, मस्तिष्क में जो अवयव, जो द्रव्य अगर जमे होंगे या इन्फेक्शन होगा किसी भी प्रकार का, तो वैसे स्थिति को समाप्त करने के लिए C3 स्पेशल रेमेडीज को हम लेंगे। C3 तो उसमें 10 बूंद C3 डाल दिए। मैंने क्या कहा, खांसी का अगर कंडीशन देख लीजिए, खांसी के चलते सिर्फ हेडेक और सर में दर्द बना हुआ है, ठीक है, या दोनों ये नाक में मस्से हो जाते हैं, नाक में आप देखते होंगे कि ग्रंथियां बढ़ जाती हैं, मस्सा होता है, तो उसके लिए P5 याद रखें, पेट्रोलियम की 5 नंबर की औषधि उसमें मिला देना है। अगर नहीं है तो उसको टच भी नहीं करना, छूना नहीं है। अगर आपकी इच्छा है तो P1 उसमें आधे मात्रा में, जैसे सब 10-10 डाली है तो आप 5 बूंद उसके की मात्रा में उसको आप डाल सकते हैं। हम अभी पोटेंसी पर बात नहीं कर रहे हैं, अभी किस पर बात कर रहे हैं, अभी मेडिसिन पर बात कर रहे हैं। अगर फिर आपको C3 में आपने एंट्री कर लिया, अब C3 डालने के बाद मतलब आपने कितने मेडिसिन को एक साथ जुटाया, तो मैंने बताया आवश्यकता के अनुसार 4 अन्यथा 3 ही मेडिसिन। कौन कौन, ACE5 और ACE11। उसके बाद में मैंने क्या दिया, पेट्रोलियम का ग्रुप लगाया। उसमें पेट्रोलियम ग्रुप में मैंने क्या बताया, आवश्यकता के अनुसार 1 या 2 या आवश्यकता के अनुसार 5 नंबर की P5। नहीं आवश्यकता है, इसको लगाने की जरूरत नहीं है, इसको छूने की भी जरूरत नहीं है। तो इस चीज को दिमाग में रख लीजिए। आपने BE का नाम सुना होगा, ब्लू इलेक्ट्रिसिटी, उसका भी 10 बूंद उसमें डालें, उसका भी 10 बूंद उसमें डालें। अब रह गया उसका ड्रॉप तैयार कर लें। अब आ जाते हैं हम लोग, बात कर लेते हैं। बात होती है कि डाइल्यूशन में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि D2 देना है, D3 देना है, D4 देना है, D5 देना है। देखिए, आपको यह तय करना है कि रोग धनात्मक है या ऋणात्मक है। मतलब क्या है, तो स्वाभाविक बात है कि ये चीज जिसको समझ में नहीं आएगा वो पोटेंसी कभी भी एक्चुअल नहीं दे पाए। लेकिन आपको सबसे ज्यादा प्रयोग में आपको ये नहीं सोचना है कि D1 ही रहेगा तो काम चलेगा। आप किसी भी तरीके का अगर उपचार शुरू करें तो D3 से शुरू करें।
चूंकि आप नए प्रैक्टिशनर हैं, आपको ऋणात्मक धनात्मक नेगेटिव पॉजिटिव समझने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, उस कंडीशन में आपको D3 से डाइल्यूशन 3 से जो है उपचार शुरू करना है। 5 और 6 नंबर तक जो है जो डाइल्यूशन है जी, वहां तक के डाइल्यूशन आपको जो है बेहतरीन काम करता है। आपके पास में अगर वो नहीं है तो 30 का इस्तेमाल करिए, कोई दिक्कत नहीं है। 30 मात्रा में भी अगर इस्तेमाल करेंगे तो कोई तकलीफ, लेकिन ध्यान रहे, सदैव ध्यान रखना है कि जब भी किसी भी औषधि का इस्तेमाल करना है तो इक्वल औषधि का इस्तेमाल करना है। माने अगर S5 D3 में है तो हम S11 भी क्या करेंगे, D3 लेंगे। मतलब जो भी मेडिसिन उसमें डालेंगे, हाँ, जो भी आप मेडिसिन डालिए, हाँ, जैसे जो डालूशन पहले मैंने डाला S5, हाँ, तो उसी डालूशन का हमने P1 भी डालेंगे, या जो भी उसमें इस्तेमाल करेंगे C ग्रुप जी, तो सभी जो है उसी डालूशन का डालेंगे। हाँ। अगर किसी कारणवश आपातकालीन स्थिति में अगर आपके पास में सेम डाइल्यूशन नहीं है, अच्छा ये भी होता है, जी, तो सबसे जो हाई डाइल्यूशन है जैसे 30 है तो 30 डाइल्यूशन का पहले इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में उसके नीचे वाला जो डाइल्यूशन होगा उसका इस्तेमाल करेंगे। मतलब विकट स्थिति में नहीं होने पर तो ये हो गया एक ऐसा कॉम्बिनेशन जिसको देने के बाद में पेशेंट का सर का दर्द आराम होगा। बिजली है हम लोगों में, तो बिजली को देख करके ऋणात्मक और धनात्मक स्थिति को देख करके क्या करते हैं हम लोग, बिजली का इस्तेमाल करते हैं। बिजली को हम लोग लगाते हैं ऊपरी रूप से, उपचर्मीय बाह्य रूप से उसको हम लोग इस्तेमाल। तो 40 नंबर हेडेक का, ये 40 नंबर मस्तिष्क में रेखांकित किया गया है, केंद्र बिंदु बनाया गया है कि 40 नंबर पर जो है क्या है, हेडेक है, शरीर का जो हेड है, ये हेड का जो है 40 नंबर स्थान दिया गया है। और इस पर क्या करना है, आपको बिजली लगानी है। कौन सा बिजली, WE भी लगा सकते हैं स्थिति को देख करके, पहले BE लगाएंगे, यानी व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी। WE का मतलब हुआ व्हाइट इलेक्ट्रिसिटी, BE का मतलब हुआ ब्लू इलेक्ट्रिसिटी। तो BE इलेक्ट्रिसिटी अभी लगाएंगे, अच्छा, चूंकि ये धनात्मक है। क्या है, तो ऋणात्मक जो रोग है उस पर इसका प्रभाव होगा। तो धनात्मक है और रोग को ऋणात्मक की स्थिति को देखते हुए बिजली का इस्तेमाल करेंगे और बिजली लगाएंगे। खाने में भी बिजली का इस्तेमाल किया जाता है और लगाने में भी बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। तो BE का इस्तेमाल करें, आवश्यकता पड़ने पर अगर ये कार्य नहीं करे तो दूसरे बिजली का इस्तेमाल करें। WE क्या है, WE जो बिजली है वो एक तरीके का न्यूट्रल है, वो शांति प्रदान करने वाला है। क्या करने वाला है, शांति प्रदान, वो शांति प्रदान करता है। तो उसका इस्तेमाल आप कर सकते हैं, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन क्या है, पहले नेगेटिव और पॉजिटिव को देखते हुए उसके बाद WE का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो BE को हम ज्यादा रिकमेंड करते हैं, हम अपने प्रैक्टिस में भी WE इस्तेमाल करते हैं। विकट परिस्थिति में पेशेंट को दर्द से नींद नहीं आ रहा है, बेचैनी है, बहुत ज्यादा सोचता है, तो मन की गति को शांत करने के लिए, शीतलता प्रदान करने के लिए, मस्तिष्क में प्रदाह माने जलन है उसको समाप्त करने के लिए, इतना करने के बाद तीव्र स्थिति में और जल्द आराम देने के लिए पेशेंट को 29 नंबर का इलेक्ट्रो होम्योपैथिक जो मेडिसिन है, इंजेक्शन, उस सुइया को हम लगाते हैं, चाहे हम चमड़े के नीचे दें या थोड़ा सा चमड़े के अंदर डीप में, मतलब इंटरमस्कुलर तक दे सकते हैं। यानी बहुत सारे लोग, और उसकी मात्रा है 1 ml, उसकी मात्रा है, उसमें कोई पावर नहीं है, उसमें कोई पावर का निर्माण नहीं होता है कि इसका पावर 500 mg, 1000 mg और इतना mg जी नहीं। ये जो नंबर की इंजेक्शन दी गई है, जो उसका ऑलरेडी बना हुआ पोटेंसी है, पावर डाला हुआ है, वही लगाना है। उसमें कोई पावर 1000, 2000, 5000, 500, 100 mg का इस्तेमाल नहीं हो जाता, नहीं किया जाता, सिर्फ इसका नंबरिंग किया गया है। इसलिए आप उसको, उससे क्या होगा कि मस्तिष्क को शांति प्रदान होगी और नींद लगेगा,
सर का दर्द ठीक होगा, नर्वस सिस्टम को जो है कंट्रोल करेगा। तो ये आप लोगों को इलेक्ट्रो होम्योपैथिक के नए चिकित्सकों के लिए ये एक कॉम्बिनेशन है जो मैं अपने प्रैक्टिस में इस्तेमाल करता हूँ। इससे 40 साल पुराने मरीजों को मैं इलाज कर चुका हूँ और लोग स्वस्थ होते हैं, खुश होते हैं, कहते हैं कैसा अजूबा चमत्कार है डॉक्टर साहब कि आज तक हम बहुत सारे डॉक्टर को बदले, बहुत सारे लोगों को दिखाया, एक पर एक दवाइयाँ खाई, लेकिन हमको लाभ नहीं हुआ। आपने बस तुरंत हमको दिया और लाभ तो 1 सप्ताह से 15 दिन के अंदर हो सकता है। किसी मरीज को तो हमने देखा है कि आज दवा दिया और शाम से उसको आराम मिलने लगा। वो 40 साल और 30 साल पुराना पेशेंट मस्तिष्क का। तो आपको घबराना नहीं है, आप सही तरीके से सही मेडिसिन, अगर मेडिसिन आपका सही है, ये भी बात है कि प्रैक्टिशनर क्या है, बेचारा बिजली दे रहा है तो बिजली का क्वालिटी खत्म है, मेडिसिन दे रहा है तो मेडिसिन का क्वालिटी खत्म है। चूंकि रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी चल रही है इलेक्ट्रो होम्योपैथी, किसी प्रकार का कोई मानक के तौर पर अप्रूव्ड अभी तक कोई इसकी मैन्युफैक्चरिंग करने वाली दवा कंपनी नहीं है। अगर होगी भी तो हमारी जानकारी में नहीं है, अगर वो है भी तो मार्केट में नहीं है जिसका प्रयोग किया जा सके। हम लोग इंतजार कर रहे हैं। हम लोग क्या करते हैं, अपने से ही कुछ प्लांट्स किंगडम्स को लेकर के और मेडिसिन अपने यहाँ बनाते हैं, तैयार करते हैं, उसका उपयोग करते हैं और अपने प्रैक्टिशनरों को, अपने छात्रों को भी बताते हैं कि आप इसको इस तरीके से करें। अभी बहुत दिनों के प्रयास के बाद, छात्रों और बहुत सारे लोगों की डिमांड के बाद में इलेक्ट्रो होम्योपैथिक मेडिसिन का निर्माण हम लोगों के संस्थान में हो रहा है और मानक के अनुसार हो रहा है। तो इस मानक के अनुसार करके और लोगों को लाभ दिया जाए ताकि अधिक से अधिक इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति पर लोगों का विश्वास हो सके, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का चमत्कार लोगों को दिखने को मिले। हमारा तो एक उद्देश्य यह भी है कि जिस तरीके से हजमोला और हिंगोली बिकता है पान के दुकान पर, किराना दुकान पर और मेडिकल दुकान पर, उस तरीके से इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की मेडिसिन, कुछ मेडिसिन जैसे अचानक पेट में दर्द हो जाना, सर दर्द होना, बुखार होना, तो अचानक के परिस्थितियों में लोगों को तत्काल लाभ देने के लिए कि मतलब तुरंत दवा खाए और उसको लाभ हो जाए, तो इसके लिए भी हम लोगों गैस का प्रॉब्लम हो गया है, उसको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो गया है, तत्काल लाभ किस तरीके से उसको दिया जा सके वैसी भी प्लानिंग है। लेकिन देखिए थोड़ा सा समय लगता है, पद्धति को बढ़िया से, इलेक्ट्रो होम्योपैथिक पद्धति से बढ़िया से समझ करके करने की आवश्यकता है। कुछ लोग हैं जो नहीं कर पा रहे हैं, कुछ वैसे लोग हैं, कुछ वैसे चिकित्सक हैं, कुछ वैसी संस्थान हैं, कुछ वैसे इंस्टीट्यूशन हैं जो इस पर जिस तरीके से ध्यान देना चाहिए नहीं दे पा रहे हैं। संगठनात्मक बात नहीं है, सभी लोग अलग अलग अच्छे विद्वान हैं, विद्वानों की कमी नहीं है, लेकिन उनका मुंडे मति भी ना, वो एक दूसरे से ईगो में फूले हुए रहते हैं, एक दूसरे से बहुत ज्यादा उनको ईगो है, समस्या है, परेशानी है, जिसके चलते जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विस्तार नहीं हो पा रहा है। पूरे भारतवर्ष में सभी लोग मिल करके एक सिस्टम के साथ, एक बैनर के साथ, एक व्यवस्था के साथ अगर जुड़ करके इस पर आवाज उठाए, कम से कम संस्था अलग अलग है, इंस्टीट्यूशन अलग अलग है, कार्य प्रणाली अलग अलग है, लेकिन मेडिसिनल सिस्टम पर एक साथ मिल करके कोई प्लान बना करके अगर काम होता तो इतना आप लोगों को जो अभी परेशानी झेलना पड़ रहा है वो नहीं पड़ता। लेकिन फिर भी हमारा यह प्रयास है और द वर्ल्ड एजुकेशन रिसर्च इंस्टीट्यूट जो बिहार पटना में है, इसको हम लोगों ने इस तरीके से अपने विचार को बना करके रखा है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का विस्तार उस स्तर पर करना है जिस स्तर पर आम लोगों की पहुंच से दूर न हो सके इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो आज स्थिति बनी हुई है। इलेक्ट्रो होम्योपैथ नाम तो सुन लिया, लेकिन दवा दुकान पर जाने के बाद में नहीं मिलता। होम्योपैथी का दवा मिलता है लेकिन इलेक्ट्रोपैथी का दवा आसानी से नहीं मिलता है। तो आसानी से हर जगह कैसे दवा उपलब्ध हो, इस पर भी हम लोगों की काम चल रही है। आप सब भी परेशान नहीं हो, धीरे धीरे कुछ दिनों में, ऐसे तो वीडियो के माध्यम से भी मैं
आपको बताऊंगा, लेकिन कुछ दिनों में मैं वैसी एक चिकित्सा का पुस्तक उपलब्ध कराने जा रहा हूं आप सबको, जिसको आप पढ़ेंगे और मरीज को दवा देंगे और मरीज को लाभ होगा। आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी। हाँ, लेकिन एक बात है, मेडिकल लाइन है, मेडिकल लाइन में आपको शारीरिक ज्ञान की अनुभव होना चाहिए। शारीरिक रचना क्या है, उसके अंग क्या है, उसके अंगों का कार्य क्या है, वह कौन सा कार्य करता है, किस स्थिति में कौन बीमारी होती है और उस बीमारी का इलाज क्या होना चाहिए। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये आपको समझना होगा। पैथोलॉजी को भी समझना होगा। आपको औषधि विज्ञान को समझना होगा, औषधि की फार्मेसी को समझनी होगी। उसके बाद मटेरिया मेडिका को समझना होगा, प्रैक्टिस ऑफ फिलोसफी को समझनी होगी। आपके प्रैक्टिस का जो फिलोसफी हो क्या है और प्रेजेंट्स ऑफ कंडीशन क्या है, मरीज के साथ अभी वर्तमान स्थिति क्या है, उसको समझना होगा। और इसी के लिए कोर्स कराया जाता है, इसी को पढ़ाया जाता है, इसी को समझना होगा। और इसी को समझ करके जब आप दवा देते हैं तो मरीज ठीक हो जाता है। तो इस सारी व्यवस्थाओं को द वर्ल्ड एजुकेशन मेडिकल साइंस रिसर्च के माध्यम से हम लोगों ने करने का प्रयास किया है और आगे हम सब जो है और बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। रिसर्च भी अपने करना है, छात्र को अपने ही बुलाना है और सारी रिसर्च की व्यवस्थाएं अपनी करनी है। किसी प्रकार का सरकार का इस पर ध्यान नहीं है, इस पर कोई अनुदान नहीं है, कोई डोनेशन नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं मिलती है। तो संघर्ष जारी है, हम लोग करेंगे, अच्छा करेंगे। और आप सबको किस सर, आपने अभी जो है सर दर्द से संबंधित जितनी भी समस्या हो उसको कौन सी डाइल्यूशन पे आपने बताया कि कौन सी डाइल्यूशन देनी चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन देनी चाहिए, इस सब पे आपने बात की, अभी हमें बताने की कोशिश की है। और सर, ये जो दवा है इलेक्ट्रोहोम्योपैथ की सर दर्द का, इसको कैसे, कितने डोज लेनी होगी, यानी इस दवा लेने के जो तरीके हैं वो क्या होंगे? हाँ, ये भी आपको समझाने की जरूरत है। देखिए क्या है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक का मेडिसिन लेने का जो तरीका है वह तरीका क्लियर है कि अगर आपकी बीमारी तीव्र है तो आप उसको 1 से 2 बूंद की मात्रा में, चूंकि मैंने ड्रॉप सिस्टम आपको बताया कि आप 10-10 बूंद करके जो है चारों मेडिसिन या तीनों मेडिसिन को मिला लीजिए डिस्टिल वाटर में, और डिस्टिल वाटर में चारों या तीनों मेडिसिन को मिला करके उसकी 2-2 बूंद जो है आप सुबह, दोपहर, शाम 3 टाइम ले लेंगे। इंजेक्शन की बात है तो उसको एक बार या तो शाम में या तो दोपहर में आप एक बार ऐसे शाम के समय लें तो ज़्यादा फायदा करेगा आपको। इसलिए कि खूब बढ़िया से नींद आएगी, चैन की नींद, आप बढ़िया से इत्मीनान से सोइएगा। फिर भी अगर आपको आवश्यकता है पहले लेने की तो ले सकते हैं, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि आप इतने ही बजे लीजिए, रात को ही लीजिए, दिन में मत लीजिए, इस तरीके की कोई बात नहीं है। तो आपको दवा जो लेने के तरीके हैं वो क्या है, अगर बीमारी तीव्र है, आप ज़्यादा परेशान हैं, तो आपको क्या करना है कि एक बूंद की मात्रा में, 1 से 2 बूंद भी ले सकते हैं, एक बूंद की मात्रा में प्रत्येक आधे घंटे से लेकर के और 4 घंटे के बीच में आपकी आवश्यकता के अनुसार, आधे घंटे पर भी एक खुराक ले सकते हैं। बीमारी आपका कंट्रोल हो गया, सर का दर्द आपका रुक गया, सर में अभी दर्द नहीं है, आराम मिल गया, तो आप सुबह, दोपहर, शाम कर दें। ये इसके तरीके हैं। आप अगर इसी को गोली में लेते हैं तो गोली का क्या है प्रारूप कि जब दवाई आपने बना करके रख लिया तो गोली का प्रारूप होता है कि आपने मान लीजिए 10-10 बूंद 3 में से लिया तो 30 बूंद हो गया। अब 30 बूंद जो हुआ उसको 30 ml के ग्लूकोज, 30 ml का जो शीशी होता है उसमें 10 नंबर के ग्लूकोज को डालना है और उसमें 30 बूंद डाल करके और उसको बढ़िया से स्टॉप नहीं करना है, क्या करना है, ऐसे करके जो है मिक्स कर देना है। जब ऐसे करके नहीं उस तरीके से कि ताकि सभी दवा बढ़िया से मिक्स हो जाए, उसका मिश्रण सही तरीके से तैयार हो जाए और उसमें से 4-4 गोली आप सुबह, दोपहर, शाम या आवश्यकता के अनुसार 4-4 गोली आधे घंटे पर
तब तक ले जब तक आपके सर दर्द में आराम नहीं मिल जाता है। जब सर दर्द आराम हो जाए तो दवा को सुबह, दोपहर, शाम कर दें। 3 टाइम दवा का इस्तेमाल करें और फिर देखें कुछ दिनों के बाद, जब जितना आपने 30 ml की जो शीशी है, शीशे का शीशी है, उसमें आपने औषधि बनाया है, उसको खा करके खत्म करें। अब देख ले आपका चय पचय क्रिया कैसा है, पाचन तंत्र कैसा है, मस्तिष्क कैसा है, नींद कैसा रहा है। ये सारी व्यवस्थाओं को देख करके जो औषधि की, किसी भी औषधि का, किसी भी बीमारी का जो व्यवस्था है, टाइमिंग होती है कि कितने दिन तक किस दवा को चलानी चाहिए, तो कम से कम आप 45 दिन से लेकर के और 3 महीने तक क्रोनिक डिजीज बीमारियों में इसका इलाज चलाएं। फिर दोबारा कभी आपको माइग्रेन और सर दर्द की समस्या उत्पन्न नहीं होगी, हेडेक की समस्या उत्पन्न नहीं होगी। और मनुष्य बहुत ज्यादा ऐसा चिंतित रहिएगा तो चीता और चिंता में लोग कहते हैं कि बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। शरीर को आपका चीता जो है जला देता है और चिंता जो है आपको बीमारी पैदा करता है, बीमार बना करके और चीता तक पहुंचा देता है। तो इसलिए आप संयमित रहें, मेडिटेशन करें, खान पान पर ध्यान दें, अच्छे सप्लीमेंट्स खाएं, पौष्टिक आहार का सेवन करें, एक्सरसाइज करें, प्राणायाम करें, योगा करें, योग अभ्यास करें। और मेडिटेशन जब आप करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से मनुष्य का जीवन अगर जीना आप शुरू कर दें, फिर आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी और कोई बीमारी आपको परेशान नहीं, खास करके हृदय और मस्तिष्क से संबंधित कोई बीमारी आपको नहीं होगी। फिजिकल एक्सरसाइज करने से शरीर के अंग जो है सक्रिय होते हैं और अपने सभी कार्य सही पूर्वक करते हैं, सही काम करते हैं और आपके शरीर में कभी रोग उत्पन्न नहीं होता है। तो मात्रा मैंने आपको क्लियर बता दिया कि डोज क्या है। बाद की ये सारी बात जो मैंने बताया कि किस किस को कितने टाइम खाना है, आधे घंटे पर भी मैंने प्रयोग बताया और सुबह दोपहर शाम भी बताया। अब बाकी मैं कहने के लिए छोड़ देता हूँ, डोज एंड डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन। मरीज के स्थिति और परिस्थिति को देखते हुए जो वर्तमान चिकित्सक आप लोग हैं, उसको स्थिति परिस्थिति के अनुसार आप अपने अनुरूप में आधे घंटे के बदले 1 घंटे, 2 घंटे, 3 घंटे के अंतराल पर दवा का इस्तेमाल करा सकते हैं, कर सकते हैं। आशातीत नहीं, लाभ होगा, मरीज ठीक होगा। बाकी विशेष और कोई जानकारी आपको चाहिए, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो YouTube चैनल को देखते रहिए, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। इलेक्ट्रो होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए आप सबका सक्रिय होना बहुत जरूरी है। यह वीडियो आम जनमानस के लिए भी लाभकारी है। यह हर्बल मेडिसिन किंगडम प्लांट्स है। इस दवा को खाने से सिर्फ और सिर्फ लोग रोग मुक्त होते हैं, इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है और यह शुद्ध शाकाहारी मेडिसिन है। इसका इस्तेमाल वीडियो देख करके भी आप कर सकते हैं, आपको आशातीत लाभ होगी। दवा अगर आपको चाहिए तो आप ऑनलाइन भी दवा मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिया जाएगा, उस पर कॉल कर सकते हैं, दवा मंगा सकते हैं। और फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, अगले किसी डिजीज पर, किसी समस्या पर, उसके समाधान करते हुए। और हमारा एक ही उद्देश्य है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी का विकास कैसे हो, चिकित्सा विज्ञान में क्रांति और कैसे आए, कैसे घर घर तक इलेक्ट्रो होम्योपैथी की अलग जगाई जाए, लोगों को लाभ पहुंचाया जाए और स्वस्थ भारत का निर्माण किया जाए। मिलते हैं अगले वीडियो में। आशा है कि आप हमारे बात से आप भी संतुष्ट होंगी और आप सब भी संतुष्ट होंगे। बिल्कुल सर, ये सभी बातों से हम जो है आज संतुष्ट हैं कि कैसे जो है इलेक्ट्रो होम्योपैथी की दवा जो है हम लोग प्रयोग करें। और आपको भी जैसा लगे इस वीडियो पर कमेंट करें ताकि आगे और बेहतर से बेहतर जानकारी आप तक पहुंचाई जा सके। धन्यवाद।